बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। आज फिर दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चले बढ़ते हैं कहानी की जानिब। जब से उस मनहूस बुड्ढे ने मेरा हाथ देखा था, मेरी कैफियत अजीब सी हो गई थी, क्योंकि रातों को मैं उठकर भाग जाता हूँ। उसका मनहूस चेहरा रातों को ख्वाबों में आकर मुझे डराता है। उस लम्हे को मैं कोसता हूँ कि क्यों मैंने उसे अपना हाथ दिखाया था, क्यों उस बुड्ढे खड़ूस के हाथ में अपना हाथ दिया था। लेकिन मैं भी क्या करूँ, हज़ारों बल्कि सैकड़ों नौजवानों का हाथ देखकर उनकी वो कैफियत नहीं हुई थी जब उस कमीने ने मेरे हाथ को देखकर महसूस किया था और मेरा मजाक भी उड़ाया था। आखिरी बार उसने मेरा हाथ ही देखा और उसकी आंखें एकदम सुर्ख पड़ गई, जैसे उसको बिच्छू ने डंग मार दिया हो। मेरे जज्बात किस कदर बुखला गए थे उस लम्हे, और मेरे जहन में बेवक्त कई सवालात गर्दिश करने लगे थे। लेकिन उस बुड्ढे ने मुझे कुछ खास ना बताया, बल्कि मुझे देखकर खुश हुआ और कहकहे लगाने लगा। उसने जब अपना मुंह खोला तो उसकी बतीसी किसी खूबसूरत मर्द की तरह चमक रही थी, और यही नहीं, उसके दांत इस कदर हसीन और खूबसूरत थे, लेकिन उसके चेहरे पर तो नूर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उसका चेहरा बदसूरत, बेहद बदरंग और जुड़ियों से भरा हुआ था। लेकिन पता नहीं, उसकी आंखों में मुझे वाज़े चमक दिखाई दी, और ये देखकर मैं सख्त शॉक्ड रह गया, क्योंकि उसने मुझ पर इंकशाफ ही इस कदर भयानक किया। और उसे सुनकर अगले लम्हे भी मैं उसकी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़वाता हुआ वहाँ से उठ खड़ा हुआ। मैंने उसे कहा कि ये सब झूठ है, बकवास है, क्योंकि फिर मैंने उसके साथ झगड़ा भी किया। लेकिन वो हबीस बुड्ढा मुसलसल मुझ पर हंस रहा था, और फिर उस लम्हे से आज तक मैं अजीबो गरीब खौफ में गिरा हुआ हूँ। अपनी ज़िंदगी का एक एक पल गिन रहा हूँ कि न जाने किस पहर मुझ पर उस बुड्ढे की हकीकत खुल जाए कि वो बिल्कुल सच कह रहा था। वजह बहुत गहरी थी। उसने क्यों मुझसे ऐसा कहा था? मजाक, इस किस्म का बेहुदा मजाक मेरे ख्याल में कम से कम वो तो नहीं कर सकता था। 4 दिन के पहले की तरह उसकी पेशगोई ने मेरी रातों रातों की नींद चुरा ली थी, क्योंकि उस बुड्ढे ने मेरे ख्याल में कहा था। और अब 4 दिन गुजरने के बाद भी मैं उसी एक लम्हे से नहीं निकल सका। मेरा जहन उस फजूल उलझनों को मानता तो नहीं था, फिर क्यों मैं इतना उलझ गया हूँ। अचानक दरवाजे पर बेल हुई। उस वक्त कौन कमबख्त मारा होगा, क्योंकि रात का पिछला और आखिरी पहर शुरू हो चुका था। मैंने बेसाख्ता घड़ी पर निगाह दौड़ाई तो रात के 3:30 बज रहे थे। उफ़ो, घंटी ने फिर से मेरे ख़ास मुतहय्यल कर दिए। इस आवाज़ को मैं मुल्कुल मौत की आमद समझ बैठा। मैं लिहाफ में मज़ीद घुस गया, लेकिन घंटी बजाने वाला भी ढीठ निकला। वो भी मुसलसल बेड पर बेड बजाए जा रहा था। तब मुझे उठना ही पड़ा और गुस्से से दरवाज़ा खोल दिया। मेरे फ्लैट के बाहर वही बुड्ढा खड़ा था। तुम? मेरे मुंह से अल्फाज निकलने बंद हो गए। क्यों आए हो यहाँ? मैंने अगले लम्हे कुव्वत से चीखते हुए कहा। जवाब में मुकम्मल खामोशी छाई रही, और वो अपना रास्ता बनाता हुआ मेरे फ्लैट के अंदर दाखिल हो गया। उसकी गंभीर आवाज़ मेरी समाज से टकराई। तो क्या सोचा तुमने? उसका अंदाज मेरा मजाक उड़ा रहा था। मैं नहीं मानता तुम्हारी पेशगोइयों को, मैंने खौफ से लड़खड़ाते हुए कहा। उसका कहकहा निकला और बोला, तुम मुझे झूठा समझते हो? तुम्हारा मुंह टेढ़ा हो जाएगा, वक्त कम है तुम्हारे पास। बूढ़े ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, और खौफ की एक लहर मेरी आंखों में सुरायत कर गई। बूढ़े का मनहूस चेहरा मेरी तरफ ही था, जैसे मेरे एहसासात का जायजा ले रहा हो, या फिर ये गंध से भरपूर बूढ़ा मेरे ऊपर अपनी चालाकी का रोब डालना चाहता हो। तुम चले जाओ यहाँ से, मैं सोचूंगा, मैंने इस पर नरमी से बात करते हुए कहा। बूढ़ा मुड़ा और सरगोशी में बोला, लेकिन याद रख, तेरे पास वक्त इंतहाई कम है। ये कहकर वो रुखसत हो गया, लेकिन मुझे पीछे सोचू को गहरे भंवर में अकेला छोड़ गया। मैं यानी रेशम हूँ, और मेरा इस दुनिया में आगे पीछे कोई भी नहीं है। मैंने अपना बचपन एक ऑर्फन ट्रस्ट में गुजारा।
मेरा नाम भी जांशेर ने रखा था। वो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ट्रस्ट चला रहे थे और मुझे भी पैदा होते ही किसी ने सड़क पर उसी ट्रस्ट के सामने डाल दिया था। मैंने जब मैट्रिक किया तो मेरे बेइंतहा दोस्त और साथी थे जो कि मेरी तरह ट्रस्ट में ही पले बड़े थे। मुझसे कभी भी ये बात हजम ना हुई कि मैं क्यों एक ट्रस्ट में पला हूँ, जबकि जांशेर ने मेरी काबिलियत को देखते हुए मुझे नसीहत की कि मुझे मुस्तकबिल की फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि माजी में तलख यादों के सिवा कुछ भी नहीं है। और इंतहाई मेहनत से मैंने आगे की तालीम जारी रखी। हर दफ़ा मैं टॉप 10 में फ़र्स्ट नंबर पर आता था और जब मैंने तालीम मुकम्मल की तो एक शानदार मुस्तकबिल मेरे सामने था। मुझे एक जॉब के साथ साथ शहर की मारूफ तरीन शहर की बिल्डिंग में एक कुशादा फ्लैट भी मिल गया, जिसमें रहना दुनिया की हर नेमत वहाँ मौजूद थी। और यही नहीं, ये फ्लैट मेरे लिए किसी जन्नत से कम नहीं था। एक दिन अचानक मैं उस बूढ़े बाबे से मिला। आज भी उस लम्हे को कोसता हूँ कि मैंने क्यों दिखाया था उस बूढ़े को अपना हाथ। मेरा हाथ देखकर मुझे जो पेशगोन उसने की थी, मैं वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। उस बूढ़े ने कहा था, तेरे हाथ की लकीरें ये बता रही हैं कि तेरे जीवन की अंबाएँ ख़त्म होने वाली है, और वो भी बहुत जल्द। इतनी जल्दी तेरी ये जवानी भरी ज़िंदगी दाव पर लगने वाली है और तेरी मौत का फरिश्ता अभी से तेरे सर पर मंडला रहा है। मैंने अगले पर किसी बिजली का करंट सा खाया और उस बूढ़े के हाथ से अपना हाथ एक सेकंड में भी छुड़वा लिया। मेरे माथे से पसीने बहने लगे थे और मैं उसको कोसता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसने फुर्ती से मेरा हाथ दोबारा से पकड़ा था। उसके मुंह से कहकहे भी अजीब से थे और फिर मेरे कानों में उस बूढ़े की सरगोशी सुनाई दी थी कि अगर तुम चाहो तो इस आफत को टाल सकते हो। और फिर तो मैं उस बूढ़े की जगह से ही चला गया। लेकिन आज रात उस बूढ़े ने मेरे फ्लैट में आकर मुझे मज़ीद हैरान कर दिया था, क्योंकि मैंने उसे अपना पता बिल्कुल भी नहीं दिया था। ऑफिस का काम भी उस बुढ़े की पेशगोइयों की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। मेरी कोलीग अबीहा उर्फ बिया, जो कि उस चेयर पर मेरे नज़दीक होती थी, मुझे परेशान देकर कई बार मुझसे पूछ भी चुकी थी, लेकिन मैंने हर बार टाल मटोल करके उसे मुतमिन कर दिया था, क्योंकि मेरे और उसके ताल्लुकात आम दोस्तों की तरह थे। और कई बार हम एक दूसरे के घर भी जा चुके थे, लेकिन इतनी संजीदगी भी हम में नहीं थी, क्योंकि हम दोनों सिर्फ एक साथ काम करते थे। लेकिन एक दूसरे की मदद करना मेरे ख्याल में शायद हम पर फ़र्ज़ था। हम एक जगह जो काम करते थे। खैर छोड़िए इन बातों को, बल्कि असल में मुझे उस बूढ़े ने बेइंतहा परेशान कर दिया था। मैं सारी रात सो न सका। अजीब से ऊट पटांग ख्यालात मेरे जहन में गर्दिश करते रहे, क्योंकि मुझे जहन में एक ख्याल आया और अनकरीब उस पर मैं अमल भी करने वाला था। अगर मुझे मरना ही है तो क्यों ना मैं ऑफिस से 15 या फिर 20 दिनों की छुट्टी ले लूं और इस शहर से दूर किसी अनजाने शहर में चला जाऊं, जहां पर मैं अपनी ज़ात में भी गुम हो जाऊं, जहां पर इतनी भीड़ हो कि मैं उन्हीं में गुम हो जाऊं, और फिर इस तरह चंद दिन सुकून से गुजर जाएं। मैंने एप्लीकेशन लिख दी और सर ने कुछ सवालात पूछे, जिस पर मैंने एक लंबी चौड़ी कहानी सुनाई। फिर उसने मुझे ये फॉर्म अबीहा के हाथ जमा करने को कहा। मैं तकरीबन 1 साल और 3 माह से उस ऑफिस में काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी भी छुट्टी नहीं की। बस शायद इसी वजह से बॉस ने मेरी 20 दिनों की छुट्टियाँ आसानी से मुझे दे दी, वरना बॉस बड़े सख्त किस्म के आदमी थे। अबीहा उस फॉर्म पर साइन कीजिए। ओके, बीहा ने मेरी तरफ एक भरपूर मुस्कुराहट भरी नज़रों से देखते हुए कहा। अच्छा, लेकिन इतने दिनों के लिए जाओगे कहाँ? अबीहा, मुझे कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना है, इसलिए मैंने ये छुट्टियाँ ली हैं। शायद जल्द भी वापस आ सकता हूँ। अच्छा, जाते वक्त अपना खूब ख्याल रखना। मैं भी नसीहत करने में कम नहीं था। मैं ऑफिस से सीधा रेलवे स्टेशन आ गया और यहाँ से ट्रेन में अनजान मंजिल की तरफ जाने लग गया। रेलगाड़ी में 2 दिन का सफ़र हैरो खैरियत से गुजर गया, लेकिन तीसरी रात पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा एहसास हुआ कि कोई अनजानी कुव्वत मेरे आगे पीछे मंडला रही है। मैं कई दिनों से ऐसे ही हालात से दो चार था, लेकिन उस वक्त रेलगाड़ी में भी मुझे सब कुछ इंतहाई अजीबो गरीब लग रहा था, क्योंकि मैं रेल की बोगी की खिड़की का शीशा चढ़ाने लगा था, मगर फिर भी मेरे हाथों पर किसी अनजानी ताकत का साया सा था, और मैं उस यख हवा के झोंकों के बावजूद मेरे मन में तारीकी छाने लगी। 3 दिन के मुसलसल सफ़र ने मुझे थका दिया। आखिरी मंजिल पर मैं ही ट्रेन से उतरा। यहाँ पर हर चीज़ मेरे लिए अनजान थी। यहाँ के रहन सहन के तरीके, लोगों की भीड़ और सड़क पर काफ़ी रश, लेकिन इतने
चौड़े और लंबे सर के पार दूसरी साइड मुझे वही बूढ़ा नजर आया। मेरी आंखें बाहर को उबली, लेकिन अगले ही लम्हे एक बस गुजर गई और जब मैंने आंखें रगड़ कर देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। मेरे हाथ में एक बैग था। एक सुरीली आवाज़ कानों में रसगोलती हुई पड़ी। माफ़ कीजिएगा, मैं इस आवाज़ की तरफ मतवज्जे हुआ। जी फरमाइए। दरअसल आप अजनबी हैं, लेकिन मेरा बैग खो गया है। शायद मैं समझी कि आप गलती से उठा कर ले आए हैं। और वो जो भी थी उसकी आवाज़ में काफ़ी जतलन सा था। वो आसमानी कपड़ों में मलबूस थी। आप चेक कर सकती हैं, वो लड़की बड़ी परेशान थी। अच्छा बेहतर है। उसने बैग चेक किया, लेकिन सामान अंदर मेरा निकला। शुक्रिया जी। वो मुड़ी, लेकिन फिर से दूसरे पर मेरी तरफ मतवज्जे हुई। दरअसल बात यह है कि जिस बोगी में आप सवार थे, मैं आपके पीछे वाली सीटों में बैठी हुई थी। मैं दरअसल एक आर्टिस्ट हूँ और पेंटिंग बनाती हूँ, लेकिन मेरा बैग चोरी हो गया और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। मेरे पैसे मेरे बैग में थे और वो गायब हो गए। वो काम काम पर बोली, हरगिज़ नहीं, मैं आपसे मदद मांगती, लेकिन मुझे आप एक मुहज़्ज़ब इंसान लगे। जी, ये तो इंसानों का फ़र्ज़ है कि वो एक दूसरे के काम आए। दरअसल मैं भी शहर में नया और पहली दफ़ा आया हूँ। क्या आप भी मैंने सवालिया नज़र से उसे देखा। नहीं, दरअसल मैं इसी शहर की हूँ और मैं दूसरे शहर में अपने फ़नकारों की नुमाइश करने गई थी, जिसमें मुझे अच्छा खासा मुआवजा भी मिल गया था। लेकिन पता नहीं कैसे मेरा बैग मेरे सामान समेत गायब हो गया। उसकी बातों में झिझक जाता थी। अच्छा, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैंने सवालिया अंदाज से उसे देखा। उसके चेहरे पर सुर्खी माइल हुई। मुझे आपसे कुछ कर्ज चाहिए, क्योंकि इस वक्त मैं मुश्किल में हूँ। मैंने अपनी पेंट की जेब से वॉलेट निकालते हुए कहा, कितने चाहिए आपको पैसे? बस 200 रुपये, उसने शर्मिंदगी से कहा। मैंने 500 का नोट उसकी जानिब बढ़ाया। उसने लिया। फिर वो बोली, आपकी खिदमत, अगर कोई मदद हो तो बोलें। जी हाँ, मुझे शहर में तकरीबन 15-20 दिन तक क़याम करना है। किसी अच्छे से होटल का बताएं। अरे रेस्टोरेंट क्यों, मैं खुद एक अच्छे और इंतहाई खूबसूरत नफीस होटल को जानती हूँ। मेरी दोस्त उसमें जॉब करती है। आप उनके रेस्टोरेंट में ठहर जाइए, आपसे पैसे भी उतने नहीं लेगी। चलो थैंक यू कि ये गंभीर मसला तो हल हुआ। चलो तो मुझे होटल तक छोड़ दो। अच्छा, उसने एक सुरीली आवाज़ में टैक्सी को रोका। हम दोनों टैक्सी में सवार हो गए और उसने टैक्सी वाले को कुछ पता दिया और जो ही टैक्सी रवाना हुई, आपका नाम क्या है? मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, मेरा नाम ताबीर है, बाकी का तारुफ मैं करवा चुकी हूँ। और आपका नाम? उसने मानीखेज अंदाज में मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। मेरा नाम रेशम है। अच्छा अच्छा, आपका नाम बहुत प्यारा है। मैंने सड़क की जानिब दाएं बाएं नजरें घुमाई तो मुझे वही बूढ़ा एक तरफ आता हुआ दिखाई दिया। वो मुझे ही देखकर मुस्कुराया और फिर एक तेज रफ्तार गाड़ी गुजर गई। वो जब गुजरी, वहां ना बूढ़ा था और ना ही उसका नामो निशान। मेरे माथे पर पसीना नमूदार हो गया और मैं सख्त घबरा गया। अरे क्या हुआ रेशम, क्यों परेशान हो गए हो? ताबीर ने मेरी तरफ देखकर उलझन से कहा, नहीं कुछ भी तो नहीं। टैक्सी दरमियानी रफ्तार से मंजिल की तरफ रवां दवा थी। अचानक मेरा सेल फोन बज उठा, लेकिन जब मैंने नंबर देखा तो अनजान सा नंबर था। कान को लगाते हुए हेलो कहा। दूसरी तरफ से एक मनहूस सा कहकहा मेरी समाज से टकराया। कहकहे में बदस्तूर इजाफा होता चला गया। मैं घबरा गया। हेलो, कौन? आवाज़ गड़बड़ा गई और मेरी आवाज़ निकलना बंद हो गई। ये आवाज़ बिल्कुल उसी बूढ़े की थी और मैं उसे पहचान चुका था। सेलफोन मेरे हाथों से छूट गया। ताबीर परेशान हो गई। क्या हो गया रेशम? उसके लहजे में उलझन ही उलझन थी। वो दरअसल नहीं, बल्कि मैं तुम्हें होटल में सब कुछ बता दूंगा, क्योंकि अगर यूं ही मैं सब सुनता रहा तो मैं बिखर जाऊंगा और फिर मर जाऊंगा। यार तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अचानक टैक्सी एक झटके से रुक गई। ये रहा हमारा होटल। कॉरिडोर को क्रॉस करके हम दोनों अंदर दाखिल हुए और हम दोनों एक ही रूम की तरफ बढ़ गए। वहाँ पर एक सीट पर बैठी हुई लड़की ने ताबीर का खूब इस्तकबाल किया। ये होटल आपका अपना है, जब तक चाहें आप बिला तकल्लुफ़ रह सकते हैं।
मैनेजर की सीट पर बैठी हुई मिस तूबा ने अपनायत से कहा, नहीं मिस तूबा, बस आप मेरे रूम की मुझे चाबी दे दे, मैं बहुत थक सा गया हूँ, कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। जी बेहतर। उसने फ़ोन मिलाया और सख्ती से ताकीद भी की कि मिस्टर रेशम की बहुत अच्छी से खिदमत की जाए। मिस्टर रेशम आप चलें, मैं कुछ देर बाद आती हूँ, ताबीर ने कहा। जी बेहतर, मैं अपनी मिस तूबा से कुछ देर बातें करना चाहती हूँ। मैं उनके कमरे से बाहर निकला और सीधा अपने रूम में आया। अंदर कमरे में जो ही मैं दाखिल हुआ, एक हैरतनाक मंजर मेरा मुंतज़िर था। वहीं बूढ़े की बड़ी सी तस्वीर पेंट के ज़रिए बनाई गई थी और उस तस्वीर को कमरे में बड़े सलीके से लगाया गया था। नीचे उसी तस्वीर के नीचे मिस तूबा और ताबीर की भी तस्वीर थी। मेरा दिलो दिमाग जैसे जकड़ लिया गया हो। मैं वॉशरूम में घुस गया और फ्रेश होने के बाद बाहर निकल आया। लेकिन ये क्या? मेरी हैरत की इंतहा न रही, वहाँ बूढ़े की तस्वीर गायब थी। वही तस्वीर ने तो मेरे अवसान हता किए थे, वरना बाकी तो कोई ऐसी बात नहीं थी। खैर, मैं काफ़ी घबराया हुआ था, दिल ही नहीं मान रहा था कि यहाँ पर मज़ीद एक मिनट भी रह लूँ। लेकिन मेरे दिल ने पता नहीं क्यों मुझे भागने नहीं दिया। शायद मेरे दिल पर एक बोझ है, एक डर का बोझ। अगर मैं यहाँ से भाग भी जाऊँ तो फिर भी वो मनहूस बूढ़े के साया मुझे नहीं छोड़ेगा। शायद ये भी वजह हो कि ये सब मेरा खौफ हो। बाहर राहदारी में किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। शायद किसी ने ऊंची हील वाली जूती पहन रखी थी, तभी तो उसकी जूती से उभरने वाली आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मैंने अपने गीले बालों से टॉवल हटाया और मिस तूबा और ताबीर की तस्वीर की तरफ मुतवज्जे हो गया। अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और फिर मुझे ताबीर अंदर दाखिल होती हुई दिखाई दी। जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला तो मेरी निगाहों का रुख बिल्कुल उसकी जानिब हो गया। लेकिन ये क्या? मैं दंग रह गया। बिल्कुल सीधे पड़ने वाले कमरे का दरवाज़ा भी खुला हुआ था और उसमें अंदर मुझे वो बूढ़ा चलता हुआ दिखाई दिया। डर और खौफ की एक तेज़ लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में सुरायत कर गई। लेकिन अगले ही पल ताबीर दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। ताबीर एक अदा से चलती हुई मेरे बेड के करीब आकर मेरे पास बैठ गई। क्या हुआ? मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ते हुए देखने उससे मुझसे पूछा। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, ये होटल तुम्हारी दोस्त का है ना? हाँ, ये होटल मेरी दोस्त का ही है। वो परेशान होकर बोली। मसला क्या है? मसला बहुत गंभीर है। इस मसले को जितना सुलझाना चाहता हूँ, ये और ही उलझ रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो ताबीर, मैं तुम्हें शुरू से सब कुछ बताता हूँ, लेकिन मैंने तुम पर एतबार करके ये सब बातें बताता हूँ, क्योंकि ये सब जानकर या तो तुम मुझे पागल कहोगी या फिर दीवाना, क्योंकि ये मसला नहीं है और ना ये सब मैं जो सुना रहा हूँ कोई कहानी है, बल्कि ये सब सच है। मैंने उसे एक एक लफ्ज़ बताया और जो दोस्त वो सुनती गई, उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गई। क्या मतलब है तुम्हारा? कि वो बूढ़ा जो तुम्हारे साथ साए की तरह लगा हुआ है वो भी इसी होटल में है। हाँ, यही बात तो मुझे परेशान कर रही है कि वो मुझसे पहले कैसे आ गया। मैंने ये भी बताया कि यहाँ पर उसकी तस्वीर भी मैं देख चुका हूँ। आओ चलो नीचे तूबा से मालूमात हासिल करते हैं। ये सामने वाले रूम में तुमने उसे देखा है? ताबीर गोया हुई। हाँ, बिल्कुल उसी कमरे में अभी चंद सानिये पहले मैं तुम्हारी ये दास्तान सुनकर उलझ चुकी हूँ। एक बात तो बताओ, उस बूढ़े ने तुमसे कहा था कि अनकरीब तुम मर जाओगे और मैंने उनकी बात का यकीन नहीं किया था। मैं दरमियान में बोल पड़ा, लेकिन रेशम, तुम जानते हो कि ये बदसूरत बूढ़ा अब तुम्हें तुम्हारे पीछे साए की तरह लगा है। और फिर उस बूढ़े ने तुमसे कहा भी था कि अगर तुम चाहो तो अपनी मौत को रोक सकते हो। हाँ, कहा तो था। तभी फिर से बोली, लेकिन रेशम, फिर तुमने बूढ़े को धुतकारा। बूढ़ा फिर रात के 3:30 पहर तुम्हारे फ्लैट तक आ गया और मज़ीद ये इंकिशाफ किया कि मुल्कुल मौत का फरिश्ता तुम्हारे सर पर मंडला रहा है। फिर तुम बूढ़े से तंग आ गए और यहाँ आ गए। लेकिन अब तो मुझे भी हैरत हो रही है कि बूढ़े ने तुम्हें यहाँ भी न छोड़ा और तुमसे पहले तुमने उसे कई बार कई जगहों पर उसकी झलक भी देखी। हाँ तबीर, हाँ। अब क्या होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
रेशम, डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अब मैं जो तुम्हें कहती हूँ तुम्हें वही करना होगा, क्योंकि अब तुम्हें मालूम करना होगा कि ये बूढ़ा तुमसे क्या चाहता है। मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अगर बूढ़े ने मुझे नुकसान पहुँचाया तो फिर बहुत बुरा होगा। बूढ़ा शायद कुछ चाहता है तुमसे, तभी वो तुझे हर पल हर वक्त नज़र रखता है और एक लम्हे के लिए भी तुम्हें नज़रों से ओझल नहीं होने देता। चलो उठो और उसके कमरे में जाओ, शायद ये सब तुम्हारा वहम हो। तबीर के आखिरी अल्फाज पर मैंने उसे कनखियों से देखा। रेशम, मेरा मतलब है कि उस सामने वाले कमरे में कोई और भी तो हो सकता है। वो डरावना बूढ़ा नहीं, ये बूढ़ा वही था। मैंने फौरन उसे देखा। मैं तेज तेज लहजे में बोला, चलो पहले तूबा से मालूमात हासिल करते हैं ताकि हमें भी मालूम हो जाए कि असल बात क्या है। हम दोनों नीचे की तरफ चले गए। ओहो, मिस तूबा तो जा चुकी हैं, ताबीर की थकी हुई आवाज़ सुनाई दी। उसकी जगह कोई और भी नहीं था, क्योंकि तमाम मालूमात सिर्फ मिस तूबा को ही होती थी। हम दोनों फिर से मुड़े और अपने कमरे में आ गए, क्योंकि दाईं तरफ पड़ने वाला कमरा ताबीर का ही था, जबकि सामने वाले कमरे में मैंने उस बूढ़े को देखा था। मेरे कमरे से दाईं तरफ मुल्हिका कमरा ताबीर का था। आओ रेशम, मेरे कमरे में आओ। ठीक है, हम दोनों ताबीर के कमरे की तरफ चल दिए। अंदर ताबीर ने अपने बड़े बड़े पेंट की हुई पोर्ट्रेट बनाई हुई थी। रेशम, ये सब तस्वीरें मैंने पेंट की हैं। ताबीर, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। हाँ, ये सब खुदा की दी हुई बरकत है। बड़े बड़े तस्वीरों में ताबीर कुदरती मंजर कशी की थी और तमाम की तमाम तस्वीर एक से बढ़कर एक थी। अचानक कोने में मुझे एक तस्वीर नजर आई। ताबीर, वो तस्वीर भी तुमने बनाई है? हाँ, ये सारे की सारी तस्वीरें मैंने अपने हाथों से बनाई है, लेकिन वो कोने में सुनहरी पर्दों के बीच रखे हुए दो पोर्ट्रेट में से एक उस बूढ़े का है। मैंने मध्यम सी आवाज़ में ताबीर से कहा। क्या मतलब? वहाँ पर तो सिरे से कोई बूढ़े की तस्वीर ही नहीं। उसके लहजे में हद दर्जे हैरानगी थी। शायद तुम्हारे दिमाग पर वो बूढ़ा हर वक्त सवार रहता है और मेरी बनाई हुई हमसाया मुल्क की बादशाह की तस्वीर में तुम्हें उस बूढ़े का अक्स दिखाई देता है। उसने निहायत ही हैरान होते हुए मुझसे कहा। अरे छोड़ो इन बातों को, शायद मेरा खौफ की वजह से ये हाल हो। मैंने ताबीर के कमरे का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। अरे ये क्या ताबीर, तुम्हारे कमरे में कहीं किसी भी जगह कोई आईना नहीं लगा हुआ जिसमें तुम श्रृंगार कर सको? हाँ रेशम, दरअसल मुझे आईने में देखने से एलर्जी होती है, तभी मेरे हुक्म से इस कमरे से तमाम आईने हटा दिए गए हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग। मैंने ताबीर की तरफ देखकर कहा। अच्छा बताओ और गौर करो कि उस कोने में तुम्हें अब भी उस बूढ़े की तस्वीर नजर आ रही है? नहीं, मेरी आंखें धोखा कैसे खा सकती है। मैं सख्त घबरा गया। वहां पर किसी बादशाह की तस्वीर थी। मैं वजाहत देने लगा था। रेशम, मैंने कहा था ना कि तुमने उस बूढ़े का डर अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सवार कर लिया है, तभी तो तुम इतने डर रहे थे। ताबीर ने हंसते हुए कहा। लेकिन ताबीर, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे पता है रेशम कि तुम सच कह रहे हो। आओ साथ वाले कमरे में पता करके आते हैं, ताकि उस बूढ़े का दीदार मैं भी कर सकूं, क्योंकि अगर उस कमरे में वो बूढ़ा मिला तो मैं भी ताबीर का अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। हम दोनों ताबीर के कमरे से निकले और दूसरी तरफ बने हुए कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने लगे। 2-3 दफ़ा की दस्तक देने के बाद दरवाज़ा खुला, लेकिन अंदर से अभी तक कोई बाहर नहीं आया था। ताबीर की आंखें बाहर निकलने वाले शख्स के मुजस्सम पर फैल गई थी। दरवाज़ा अंदर की तरफ सरक गया और निकलने वाला वही बूढ़ा था। मैंने ताबीर को, ताबीर ने मुझे देखा। जी फरमाइए, बूढ़े ने मेरी तरफ देख कर कहा। ताबीर बोली, माफ़ करना नौजवान, क्या तुम्हारे साथ कमरे में कोई बूढ़ा आदमी भी रहता है? नहीं तो, उस बूढ़े ने जवाब दिया। लेकिन मुझसे रहा न गया। ताबीर, तुम क्या बोल रही हो? इसको नौजवान कह रही हो? ताबीर ने हैरत से मेरी तरफ देखा। तो क्या उधेर उम्र बूढ़ा बोलूं? उसके जवाब में मजाक था। उसी लम्हे हम दोनों को वो गौर से देखने लगा कि जैसे हमारी जहनी हालत पर उसे शुबा हो। ताबीर ने उसका लहजा महसूस कर लिया, तभी तो बोली, नौजवान, क्या हम कुछ देर के लिए आपके कमरे में आ सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसकी आवाज़ भी बूढ़े आदमी की तरह गंभीर थी। हम दोनों उसी बूढ़े के कमरे में दाखिल हो गए। ताबीर ने कहा, अरे ये सब तस्वीरें आपने खींची हुई हैं?
सारी तस्वीरें उसी बूढ़े की दरो दीवार पर चिपका थी। लेकिन शायद ये ताबीर उस नौजवान को ऐसे क्यों बोल रही थी। मुझे ताबीर पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। ताबीर उसी बुड्ढे से मुखातिब हुई, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, क्या मैं ये वाली तस्वीर सिर्फ एक दिन के लिए लेकर जा सकती हूँ ताकि मैं इसकी पोर्ट्रेट बना सकूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो बूढ़ा खुश होकर बोला। अचानक बूढ़े ने अपनी एक तस्वीर उतारी और ताबीर को दे दी। अब दोनों कुछ देर यहाँ पर रुके, बस अभी मैं एक पल में आता हूँ। और वो जो ही कमरे से बाहर निकला, मैंने ताबीर की तरफ गुस्से से देखा। ताबीर, ये वही बूढ़ा है जिसने मुझे परेशान कर रखा है। क्या मतलब तुम्हारा दिमाग तो कहीं ख़राब नहीं? ये इतना हैंडसम नौजवान है, खूबरू लड़के को तुम बूढ़ा कह रहे हो? रेशम, मुझे अब पता चला है कि तुम्हें हर शख्स बुढ़ा क्यों नज़र आता है। शायद तुम्हारे साथ कोई नफ्सियाती मसला है। लेकिन ताबीर, कसम से मैं सच कह रहा हूँ, देखो इस तस्वीर को, क्या ये बूढ़ा है? ताबीर ने तस्वीर को मेरी आंखों के सामने घुमाते हुए कहा, हाँ ये वही बूढ़ा है जिसे मैंने तुम्हारे कमरे में देखा था। लेकिन रेशम, ये भी बताओ कि इस तस्वीर वाले बूढ़े ने कपड़े कैसे पहन रखे हुए हैं? तस्वीर में इस बूढ़े ने काला कोट और सफ़ेद शर्ट पहनी हुई है और उसकी तस्वीर छाती तक बनाई गई है, यानी खींची गई है। रेशम, ये सब बाकी तुमने निशानियां ठीक बताई हैं, लेकिन मेरा यकीन करो ये बूढ़ा नहीं है, बल्कि एक खूबसूरत हैंडसम नौजवान है। हम दोनों की बहस चल ही रही थी कि इतने में वो बूढ़ा एक ट्रे धकेलता हुआ ले आया। 2 अदद शीशों के गिलासों में वो कोई मशरूब लेकर आया था। हम दोनों उसकी आमद पर चुप हो गए। ताबीर ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। जी, आपका नाम? हमने तो अभी तक पूछा ही नहीं। जी, मेरा नाम इंतशाल है और मेरा निक नेम जोजो है। वाओ, ताबीर के मुंह से बेसाख्ता निकला। इंतशाल बहुत ही खूबसूरत नाम है। मैंने मशरूब की तरफ देखा। अरे मैं कुछ भूल गया हूँ। वो दोबारा कमरे से बाहर निकल गया। ताबीर, ये मशरूब को देखो, किस कदर गाढ़ा और शोख कलर का है। मुझे लगता है कि ये खून है। क्या? मशरूब को अब तुम खून कह रहे हो? मैं नहीं पीऊँगा इसे। अच्छा मत पियो, लेकिन ये बहकी बहकी बातें मत करो। दोनों गिलासों में खून बढ़ा हुआ मुझे नजर आया, लेकिन पता नहीं उस बूढ़े ने ताबीर पर क्या जादू कर दिया कि वो मेरी किसी भी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी। अगले लम्हे ताबीर ने वो गिलास उठाया और 2 ही घूंटों में वो सारा खून पी लिया। तुम भी पियो ना, ताबीर ने मुझे बोला। ये क्या ताबीर, तुमने खून पी लिया? मेरी दोनों आंखों में हैरत दर आई। रेशम, बच्चों की तरह बेफजूल बातें मत करो। ये खून नहीं बल्कि आम रूह अफ़ज़ा है। ये शरबत है। ताबीर, तुम क्यों नहीं समझ लेती? और देखो वो बूढ़ा सामने दीवार पर उस तस्वीर में मुस्कुरा रहा है। रेशम, वो बूढ़ा नहीं है और ना ही उसके चेहरे पर खतरनाक जुड़ियां हैं, बल्कि ये तो खूबसूरत नौजवान है। अच्छा, तुम मशरूब क्यों नहीं पी रहे? ताबीर के लहजे में अजीब सी तासुरात था। ताबीर, तुम पागल तो नहीं हो? ये कोई मशरूब नहीं बल्कि ये खून है और तुमने खून पी लिया है। ताबीर मेरी बात सुनकर बरक उठी। पागल मैं नहीं हूँ, बल्कि तुम हो गए हो। मुझे तुम्हारी जहनी हालत पर शुबा होने लगा है कि मैंने किस पागल से दोस्ती की है जिसको दिलो दिमाग पर बस एक बूढ़ा ही सवार कर रखा है। मैं ताबीर की बात सुनकर मजीद भड़क उठा और कहा कि तुम भी उस बूढ़े के साथ मिली हुई हो, तभी तो मेरी किसी बात को सीरियस नहीं ले रही और उल्टा मुझे पागल कह रही हो। ये सब तुम लोगों की मिली भगत है और क्या। उसका लहजा इंतहाई तेज और तुर्श हो गया। मैं गुस्से से अपनी जगह से उठ बैठा। अचानक वो बूढ़ा जिसने अपना नाम इंतशाल बताया था कमरे में दाखिल हुआ। उनकी नज़रें हम दोनों के सुर्ख चेहरों पर पड़ गई। मैं लंबे लंबे डग बढ़ता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। कमरे में मैं सोचों में उलझता चला गया कि क्या वो वाकई एक हैंडसम नौजवान था या फिर मेरा दिमाग ख़राब था कि मुझे वो लड़का बूढ़ा नज़र आता है। लेकिन नहीं, ये ताबीर भी मेरे ख्याल में उनके साथ मिली हुई है। तभी तो खून को शरबत समझकर किस कदर आसानी से उसने पी लिया और मुझे भी वही खून का गिलास पिलाने पर उकसाती रही। और उसके बाद मेरा जहन तारीकियों में माऊफ होता चला गया। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। क्या मैं नफ्सियाती मरीज़ बनता जा रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है।
कि मेरे साथ कोई मसला हो, बल्कि शायद मैं किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। ये लोग क्यों मुझे उलझा रहे हैं? मैं हैरत के समंदर में गोताज़न होने के साथ साथ अजीब सी कश्मकश का शिकार हो गया। रात के वक्त घड़ी का अलार्म 10 बजा रहा था। मैं बेसाख्ता घड़ी की तरफ देखने लगी। ये क्या? वो इतना नाराज़ हो गया मुझसे कि मेरा हाल तक भी ना पूछा। अब मुझे ही जाना पड़ेगा। मैं अब उसके रूम में दाखिल हुई। ये क्या रेशम, तुमने अपना सर घुटरू में छुपा रखा है? रेशम, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे पुकारा। ये क्या, तुम्हारी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों हैं? क्या तुम रोते रहे हो? तभी सच सच बताओ कि वो बूढ़ा तुम्हें वाकई नौजवान दिखाई दे रहा था? हाँ रेशम, हाँ, चाहो तो मुझसे कसम ले लो, लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूँगी? हाँ शायद, लेकिन वो वाकई मुझे बूढ़ा दिख रहा था। अच्छा तबीर, तुम ये बताओ, तुम अभी तक उसी के पास थी ना? मैं अपने कमरे में उसकी पोर्ट्रेट बना रही थी। और तुमने उसकी तस्वीर मुकम्मल भी कर ली? जी हाँ रेशम, तुम आओ मेरे कमरे में। मैंने कितनी मुहब्बत से उसकी तस्वीर बनाई है। अच्छा चलो चलते हैं रेशम। तुम्हें ये बूढ़ा हर वक्त नज़र आता है। मैंने कितनी मुहब्बत से इंतशाल की तस्वीर बनाई थी, लेकिन तुम उसे फिर भी बूढ़ा समझ रहे हो। चलो मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाती हूँ कि कल मिस तूबा से भी पूछा जाएगा कि ये नौजवान की तस्वीर है या फिर किसी बूढ़े की। हाँ तबीर, हाँ कल पता चल जाएगा। बस मिस तूबा का फैसला आखिरी और कतई होगा। अच्छा तुम उदास क्यों थे? तबीर ने मेरी जानिब देखकर कहा। दरअसल उस बूढ़े ने मेरी सोचों की सलाहियत को जब्त कर लिया है और मैं जो कुछ भी देखता हूँ और सोचता हूँ मुझे वो बूढ़ा ही नज़र आता है। अच्छा रेशम, अब तुम सो जाओ, मैं भी थकी हुई हूँ। मैं भी सो जाती हूँ, तुम अपने कमरे में जाओ। ओके ठीक है, मैंने मुहसन जवाब दिया। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी और मैं मुसलसल बिस्तर पर करवट ले रहा था। रात का तकरीबन 1 बजा होगा कि मेरे कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा बदस्तूर जारी था। कौन? आवाज़ मेरे हलक में अटक गई। अचानक धुआं सा मेरे कमरे में उभरा और देखते ही देखते उस धुएं ने बूढ़े का रूप धार लिया। क्यों आए हो? मैंने हैरत में डूबे हुए कहा। मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। बूढ़े की गंभीर आवाज़ मेरे कमरे में गूंज उठी। लेकिन क्यों? मैं तुमसे कोई मदद लेना नहीं चाहता। तुम क्यों नहीं समझते कि मैं इस हकीकत को नहीं मानता? नहीं बालिक, नहीं, ये झूठ नहीं है बल्कि हकीकत है। और तुम कब तक हकीकतों से भागते रहोगे? तुमने शहर छोड़ा लेकिन मेरी नज़रों से तुम पोशीदा नहीं रह सके। और तुमने खुद को गुम करना चाहा लेकिन तुम पोशीदा नहीं रह सके। मेरी नज़रें साए की तरह तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती हैं, लेकिन ये ना समझना कि तुम गायब हो जाओगे। पूरे कमरे में उसकी आवाज़ें इर्तियाश पैदा कर रही थी। रेशम की कैफियत इंतहाई डरने वाली हो गई। अब मैं तुम्हें वाज़ेह अल्फाज में समझा दूँ बालिक, तुम मज़ीद सिर्फ 11 दिन जिंदा रह सकते हो। इसके बाद तुम इस दुनिया से चले जाओगे। मुल्कुल मौत अभी से तुम्हारे सर पर मुंडला रहा है। मौत के फरिश्ते तेरे ताक़ुब में लगे हुए हैं। अगर तुम अपने जीवन की ज़िंदगी बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें 10 दिनों का एक भयानक अमल करना होगा और उसके बाद मौत के फरिश्ते और दूसरी खतरनाक बलाएं तुमसे दूर हो जाएंगी। मैं उसकी बात सुनकर मजीद सख्ते में आ गया। बाबा, ये लफ्ज़ बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। मुझे सोचने के लिए वक्त दो। ये रात और एक दिन तुम्हारे पास है जो कि मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा है। मैं कल इसी वक्त आऊँगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। बाबा, मैंने बेचैनी से उसे पुकारा। क्या है? उसकी गंभीर आवाज़ कमरे में गूंजी। बाबा, मेरे दिल में यह है कि आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? हज़ारों इंसान मरते हैं, उनकी मदद क्यों नहीं करते? बच्चा तू ठीक कह रहा है, लेकिन हज़ारों इंसानों को मौत लेट डूबती है, जबकि तुमने अपने हाथों की लकीरों में अपनी मौत देखी है और इसीलिए मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। मुझे दूसरे कमरे में आप क्यों नज़र आते हैं जबकि मेरी दोस्त अबीर को, यानी वो आपको एक हैंडसम नौजवान देखती है? ये सुनकर उस बूढ़े ने कहकहा लगाया और कहा, ए बालिक, ये मेरी महाशक्तियों का कमाल है। अगर मैं चाहूँ तो मैं 5 मुख्तलिफ रूपों में दूसरों को नज़र आ सकता हूँ। यानी 5 बंदे खड़े होंगे। एक वो मैं हसीन दोशीज़ा, दूसरे को बूढ़ी औरत, तीसरे को खूबसूरत नौजवान, चौथे को मासूम बच्चा और 5वें को अपने असल रूप में नजर आऊंगा। वो बूढ़ा कहकहे पे कहकहे लगाता हुआ गायब हो गया। यानी उसका मतलब है कि ये बूढ़ा उसी कमरे में ठहरा हुआ है। उसने जाते हुए मुझे गहरी सोचों में डाल दिया।
सुबह काफ़ी लेट मेरी आंख खुली, देखा तो दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। कौन है, मैंने पूछा। दूसरी जानिब वेटर था। सर दरवाज़ा खोले, मैं नाश्ता लेकर आया हूँ। जी दरवाजे के बाहर छोड़ दो, मैंने ऊंची आवाज़ में कहा। जी बेहतर, बेरे की आवाज़ साफ सुनाई दी। नाश्ता करने के बाद जब मैंने जूं ही दरवाज़ा खोला तो बाहर ताबीर बस दस्तक देने ही वाली थी। आओ तबीर, कैसी गुजरी रात? अरे रेशम, ये सवाल मैं तुमसे करने वाली थी। जनाब बस कुछ खास नहीं, आम रातों की तरह गुजर गई। और अच्छा, ये बात बड़ी अच्छी है कि वो कमरे में दाखिल हुई। कुछ देर हम दोनों ने इधर उधर की बातें करके वक्त को घुमाया। उसके बाद अचानक राहदारी में किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। सुंडियों की खड़खड़ाहट पूरी राहदारी में गूंज रही थी। आने वाली मिस तूबा थी, उस आलिशानो खूबसूरत होटल की मालिक। जी कैसी गुजरी आपकी आज की रात? ये सवाल दोबारा दोहराया गया। वो भी अब हमारी बातों में शामिल हो चुकी थी और हम सब इधर उधर के मौजूआत पर डिस्कस कर रहे थे। उन दोनों की मौजूदगी में मेरा डर खौफ के ही रोफपोश हो चुका था। मुझे दोबारा उन दोनों के साथ नाश्ता भी करना पड़ा और यूं अचानक हमारे गपशप में 2 घंटे बीत गए। अचानक ताबीर को अपने पोर्ट्रेट का ख्याल आया। तुभा, तुम्हें पता है कल मैंने एक और पेंटिंग तैयार की है। अच्छा आओ तो ज़रा देखें। हम तीनों अगले लम्हे ताबीर के कमरे में थे। आओ देखो। ताबीर के लहजे में जोश ही जोश था। वाओ, यू आर ग्रेट आर्टिस्ट। कितना हैंडसम और खूबसूरत नौजवान है। हाँ तुबा बहुत ही हैंडसम है। मुझे भी आज ये पोर्ट्रेट अजीब से तौर पर बिल्कुल खूबसूरत नौजवान दिखी। हम खुशखबरी में मसरूफ़ हो गए, जबकि अचानक मुझे उसी बूढ़े का ख्याल सताना शुरू हो गया। शाम के साए गहरे होते चले गए। मैं अब अपने कमरे में तन्हा था और मेरी सोच उसी बूढ़े की तरफ थी। मुझे बूढ़े की बातें माननी होगी। हर सोच, चाहे वो दिलों से हो दिमाग से हो, उसी बूढ़े पर आकर ख़त्म हो जाती, क्योंकि उसी बूढ़े ने मुझे अपनी महान शक्तियाँ दिखाई तो थी और मैं मुसलसल 2 घंटों से सिर्फ और सिर्फ बस उसी के बारे में सोचता रहा। पता नहीं कब सोचते सोचते 12 बज गए। मुझे पता ही ना चला। जब मेरे कमरे में धुआं उभरा तब मेरी नज़रें बेसाख्ता टाइम क्लॉक पर पड़ी। उसी धुएं ने बूढ़े का रूप अपनाना शुरू कर दिया और उसी जगह वो भयानक बूढ़ा अब खड़ा था और मुझे घूर रहा था। जी बाबा जी, मैं उनके एहतराम में खड़ा हो गया। तो क्या सोचा है तुमने? उनकी गंभीर आवाज़ कमरे में लहरा गई। बाबा जी, मैं आपका हर हुक्म मानने को तैयार हूँ। बूढ़े ने हाथ आगे बढ़ाया, जिसका मतलब था कि मेरे हाथ में अपना हाथ दे दो। मैंने अपना दाया हाथ उसके काले हाथ में रख दिया। मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताऊंगा, 10 रातों तक तुम्हें उसे करना होगा, यानी पढ़ना होगा, और उसके साथ साथ तुम्हें एक खास किस्म का मशरूब भी पीना होगा। बाबा जी, कैसा मशरूब? वही मशरूब पीना होगा बाबा जो मैंने तुम्हारी साथी को पिलाया था साथ वाले कमरे में। मेरे जहन में एक जमाका हुआ। खून मेरे दोनों होंठ तेजी से फड़फड़ाए। हाँ मेरा बच्चा, ये वही मशरूब है जो 10 रातों का अमल तुमने करना है और उन्हीं अमल में तुमने पीना है, और फिर तुम्हारी ज़िंदगी बढ़ जाएगी, वरना 10 दिन की ज़िंदगी के बदले तुम्हें मौत मिलेगी। और सोच लो मेरा बच्चा कि ज़िंदगी किसे अजीज़ नहीं, पर बाबा जी खून से मुझे नफ़रत है। बेटा जी, तुम्हारे पास वक्त कम है। अगर एक दिन भी ज़ाया कर दिया तो फिर मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, बल्कि फिर तुम्हारे लिए मौत यकीनी है। बाबा जी, मैं खून लाऊंगा कहाँ से? खून में तुम पर एक ऐसा मंत्र पढ़ूंगा जिससे तुम्हें बहुत शक्तियाँ मिलेंगी और तुम्हारे 2 दांत बिल्कुल नुकीले हो जाएंगे। इसके बाद तुम मेरी गर्दन में अपने दांत पेवस कर देना और जी भरकर अपनी प्यास बुझाना। इसके बाद पता नहीं क्यों मैं झूमने लगा और बूढ़ा जैसे बाबा जी कहता था वो धुआं बनकर मेरे इर्द गिर्द मंडलाने लगा। उसकी आवाज़ में कोई मंत्र जंतर शुरू हुई और मेरे बेड के चारों तरफ गहरे धुआं मंडला रहा था। ये कैफियत 2 घंटे तक जारी रखी। मैं बेबस हो चुका था। फिर उसने एक फूंक मारी और मेरा नस नस फिट करने लगा। दर्द का असर कुछ जारी रहा। उसके बाद मेरे ऊपर जबड़े वाले 2 दांत काफ़ी लंबे और नुकीले बन गए और धुआं जो मेरे इर्द गिर्द मंडला रहा था उसने उसी काले भयानक बूढ़े का रूप धार लिया। उसके बाद मुझे खून पीने की तलब महसूस हुई और मैं बेकाबू हो गया और बेसाख्ता उसकी जानिब बढ़ा। फिर मैंने उसकी इशारत अपने दोनों नुकीले दांत गाड़ दिए और बूढ़े के कहकहे ने पूरे कमरे में वहशत फैला दी। पता नहीं क्यों मेरा दिल काफ़ी प्यासा था और बूढ़े का गंदा खून मुझे सुकून दे रहा था। हालांकि मेरी प्यास बुझी हुई थी और फिर भी मेरे दोनों नोकीले दांत उसकी गर्दन की शारख पर पड़े रहे।
उसने कहकहू की भरमार की और इंतहाई खुशी से मेरे दांतों से खुद को छुड़वाया। पता नहीं क्यों अब उस बूढ़े ने एक झटके से खुद को छुड़वा लिया। मुझे मालूम नहीं था कि मैं इतनी जल्दी खून आशाम बन जाऊंगा और उस बूढ़े के भयानक अमल को अपनाऊंगा। बूढ़ा बोला, अब तुम मुकम्मल तौर पर मौत को शिकस्त दे दोगे क्योंकि तुमने मेरा खून पिया है और मेरे खून को आज तक किसी ने भी नहीं पिया। अब तुम 10 रातों को एक मंत्र पढ़ोगे और मंत्र से पहले किसी नौजवान हसीना को तुम्हें खून पीना होगा। तब तक तुम्हें मौत शिकस्त नहीं देगी और तुम्हारी जगह मौत किसी और को दबोच लेगी। मैं सरूर में मस्त था, उसकी हर बात पर सिर्फ सर हिलाना जान गया। बस मैं ये समझ रहा था कि ये बूढ़ा जो कुछ कह रहा है वो सच है और मुझे मौत को शिकस्त देना होगा। मेरे जहन में सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी का हुसूल था और कुछ भी नहीं था और मौत से लड़ने के लिए मैं खून आशाम बन गया था। पहला शिकार मैं अपने जहन में महफूज कर लिया था। पहला शिकार ताबीर का ही करूँगा। जो ही मेरे दिल में ये ख्याल आया, मेरे कंधे पर बूढ़े ने हाथ रखा। मैं तुम्हारे जहन में मंत्र भी डाल दूंगा ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। एक बार फिर से वो मेरे इर्द गिर्द मंडलाने लगा और आहिस्ता आहिस्ता धुएं में तहलील होने लगा। वो मंत्र ऊंची आवाज़ में पढ़ने लगा और मैं मस्त होकर झूमने लगा और उस बूढ़े के साथ साथ ऊंची आवाज़ में मंत्र पढ़ने लगा। ये मंत्र खुद ब खुद मुझे जहन नशीन होता गया और मैं खुद ब खुद तेज़ी से इर्द गिर्द मंडलाने लगा और फिर मैं भी कुछ समझता और ना कुछ समझता उसी धुएं को पकड़ने लगा। फिर मेरे जिस्म में खुलबुली मच गई। मेरा नस नस पूरा वजूद दर्द की वजह से कराह उठा। ये हवा का झोंका इस कदर तेज़ और गहरा था कि मेरे पूरे जिस्म में गर्मी की वजह से खारिश सी होने लगी और पल भर में उछल कूद करने लगा। फिर उसके बाद मैं अजीब से अंदाज में तेज़ तेज़ ऊंची आवाज़ में मंत्र दोहराने लगा और ये मंत्र मुझे इस कदर याद हो गया, इतने सख्त अल्फाज थे कि मेरी ज़बान ने उसे आसानी से याद कर लिया। और फिर मुझे यूं महसूस हुआ कि मैं अपने आप को भूल सकता हूं लेकिन इस मंत्र को कभी नहीं भूल सकता। और फिर अजीब तरह से सब कुछ होता गया। मैं धर्म से बिस्तर पर गिरा और पता नहीं फिर क्या कुछ हुआ। सुबह जब मेरी आंख काफ़ी लेट खुली, घड़ी की तरफ देखा तो वो 1 बजा रही थी। मुझे ये देखकर सख्त हैरत हुई कि मैं कभी भी इतना लेट नहीं उठा, लेकिन आज ज़िंदगी में पहली बार इतना लेट उठा था। मैं जल्दी से उठा और बाथरूम में घुस गया। फ्रेश होने के बाद जब मैंने शीशे में देखा तो मेरे 2 दांत चमक रहे थे और काफ़ी नुकीले और बारीक हो गए थे। कल के वाक़यात किसी फिल्म की स्क्रीन की तरह मेरे इर्द गिर्द मंडलाने लगे। मैं ये तमाम वाक़यात सोचकर मुस्कुराता रहा। अचानक मेरी सेल की बेल बजने लगी। मैं वॉशरूम से निकल आया। जब मैंने फ़ोन उठाकर कान से लगाया, हेलो, दूसरी तरफ से मेरी कोलीग बिया थी। हेलो, कैसे हो रेशम? मैं ठीक ठाक हूँ। मेरे बगैर ऑफिस का काम कैसा जा रहा है? यार काम तो ठीक जा रहा है, तुम कैसे हो? बहुत मज़े में हो? मैं बहुत फिट हूँ यहाँ पर और मुझे बहुत अच्छे दोस्त भी मिल गए हैं। भैया तुम अपना ख्याल रखना। उसके साथ ही मैंने मोबाइल ऑफ कर दिया। मैं उठा। खाना वगैरह खाने के बाद मैं सीधा इंतशाल के कमरे में दाखिल हुआ। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। ये क्या, कमरे की हर चीज़ बिखरी पड़ी थी। इंतशाल, वही बूढ़ा जिसने कल रात मुझे वो मंत्र सिखाया था, वो अभी तक मेरे जहन में महफूज था कि जैसे जैसे उसने मुझे वो मंत्र सिखाया, वॉशरूम से नल की आवाज़ तेज़ शोर पैदा कर रही थी। मैं समझा कि शायद इंतशाल नहा रहा था। ये क्या, आधा घंटा गुजर जाने के बावजूद वो वॉशरूम से बाहर नहीं निकल सका, लेकिन उसने मुझे उलझन में मुब्तला कर दिया। तभी मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उठा और वॉशरूम की तरफ बढ़ा। मेरी हैरत की इंतहा रह गई। तभी तो मैंने आंखें फाड़े इर्द गिर्द की तरफ निगाहें दौड़ाई क्योंकि वॉशरूम का दरवाज़ा आधा खुला था। मैंने 2-3 आवाज़ें दी, क्या कोई अंदर है? लेकिन मुझे जवाब में मुसलसल खामोशी ने अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। मैं वॉशरूम में दाखिल हो गया और जो मंजर मेरी आंखों ने देखा वो नाकाबिले बर्दाश्त था। अंदर इंतशाल की अध बरहना लाश पड़ी मेरे मुंह को लटका रही थी। मैं बेसाख्ता उसकी जानिब दौड़ा। इंतशाल, तुम्हें क्या हुआ है? मैं उसके ऊपर झुका। उसके इशारा को किसी ने काटा था और उसके खून से अपनी प्यास बुझाई थी और फिर उसे वॉशरूम में ही छोड़ा था। उसकी मौत जब हुई थी तो आज वो हसीन लड़का लग रहा था, लेकिन उसके दोनों गाल बहुत सुकड़े हुए थे, जिस तरह रुई सूख जाती है, लेकिन अजीब से तौर पर उसका मुंह खुला हुआ था। मैंने दोनों नलके बंद कर दिए और उसे घसीटता हुआ वॉशरूम से बाहर ले आया। मैंने अब अलमारी से ताबीर की तरफ दौड़ लगा दी क्योंकि वही मुझे इस वक्त अपनी हमदर्द महसूस हुई। मैं उसका दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा क्योंकि उसका दरवाज़ा बंद था। क्या भाई, आ रही हूँ, उसने तुर्श लहजे में कहा।
तबीर दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ रेशम। अच्छा रेशम तुम हो। अगले लम्हे उसने दरवाज़ा खोल दिया। क्या हुआ है, तुम्हारे खास क्यों घबराए हुए हैं? तबीर, वो इंतशाल का मर्डर हो गया है। क्या? तबीर के मुंह से ये छोटा सा लफ्ज़ निकला। उसके माथे पर बेशुमार बल और मुंह पर हैरत थी। ये क्या? उसके दो लंबे नोकीले दांत दाएं और बाएं जबड़े से बाहर निकल रहे थे। मुझे हैरत का एक शदीद झटका लगा। ये क्या है? चलो आओ इंतशाल के कमरे में चलते हैं ताकि उसे हम देखें। मेरे मुंह से जुबान सब कुछ गड़बड़ होता गया। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा और फिर अगले ही लम्हे हम दोनों इंतशाल के कमरे में दाखिल हो गए। सामने यूं ही हम दोनों दाखिल हुए, एक बहुत बड़ा ड्रेसिंग टेबल पड़ा था और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आईना लगा हुआ था। जो ही हम दोनों अंदर की जानिब बढ़े, मुझे हम दोनों का लहराता हुआ अक्स दिखाई दिया और उसी लम्हे मुझे हैरत का एक शदीद झटका लगा। उस बड़े से आईने में मेरे साथ एक खूनहार और लंबे कद वाली बुढ़िया टाइप चुड़ैल खड़ी थी, जिसकी गर्दन से दुपट्टे की जगह खून सांप खड़े थे और बिच्छू और चुनकियाँ उसके जिस्म पर रेंग रही थी। वो बहुत ही भयानक और ख़तरनाक रूप में थी। उसके बालों की जगह हज़ारों सुर्ख रंग की मक्खियाँ बैठी थी और वो सर खुजा रही थी। ये मक्खियाँ बहुत ही जहरीली थी और उसके सर के बालों को वो कंघी दे रही थी। होंठ इंतहाई बदनुमा थे, आंखों की जगह लंबे और गहरे गड़े थे और उसका सर एक जगह से फटा हुआ था और उसके खून की बजाय उससे क्रीम रंग का लावा सा बह रहा था। मेरे जहन में जमाका सा हुआ और जब भी मैं तबीर के कमरे में जब पहली मरतबा गया था तो उसके कमरे में कोई आईना नहीं था। उसने कहा था कि मुझे आईने से एलर्जी होती है। अब मैं मामले की तह तक पहुंच चुका था क्योंकि मैंने एक मरतबा फिर आईने की तरफ देखा। वहां हम दोनों रुक गए थे। उसके दोनों तरफ के दांत इंतहाई नुकीले और छुरियों की तरह तेज थे। वो अभी तक मेरा ही हाथ पकड़े हुए थी और मैंने अगले लम्हे उसके भयानक बदसूरत गोश से आ रही हाथ से अपना हाथ छुड़वा लिया। वो गुस्से से मेरी तरफ देखने लगी। वो कुछ ना समझी लेकिन मैं बहुत कुछ समझ चुका था। इंतशाल, ये क्या हुआ? तबीर ने घबराते हुए कहा। उसके चेहरे पर बला की मासूमियत थी और वो एकदम इंतशाल की लाश पर झुक गई। मैं कुन अखियों में उसे देखने लगा। मैंने बागौर तबीर को देखा। तबीर, क्यों परेशान हो रही हो? आओ मिस्तूबा को आगाह करें। नहीं रेशम, ऐसा मत करो, इससे होटल की बदनामी होगी और तमाम क्लाइंट्स में खौफ फैल जाएगा। उसने मासूमियत से कहा। तो फिर क्या किया जाए? मैं लाश को कहीं रोपोश कर देती हूँ और फिर मैंने भी उसी में बेहतरी जानी। लाश को हम दोनों ने पलंग के नीचे छुपा दिया। रात 11 बजे का वक्त था। मैं सोचूं की दलदल में उतर चुका था कि आज रात मुझे वो मंत्रों वाला अमल करना चाहिए। इन्हीं सोचों में उलझा हुआ था कि अचानक मेरे कमरे के दरवाजे में दस्तक हुई। मैंने अपने ख्यालों को झटक दिया और दरवाज़ा खोला। बाहर ताबीर ही खड़ी थी। क्यों, कैसे आई हो? इस वक्त खैर तो है ना? हाँ, बस तुमसे मिलने को दिल चाहा सो आ गई। वो कमरे में अंदर दाखिल हुई। मेरे कमरे में एक बहुत बड़ा लेकिन दरमियाने कद वाला आईना था। मैंने ताबीर का हाथ पकड़ा और कहा, आओ जरा आईने में देख के आएं। मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे आईने से शदीद एलर्जी है, लेकिन क्यों? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। चलो आज मेरी खातिर थोड़ी देर के लिए आईने में मेरे संग देखाओ। नहीं, मैं कभी भी आईने में नहीं देख सकती, प्लीज़ आज मेरी खातिर। मैंने ज़िद्दी बनकर कहा। छोड़ो यार, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। मैंने बताया था कि मैंने तुम्हारी तस्वीर प्रिंट की है। शुक्रिया ताबीर, लेकिन प्लीज़ एक दफ़ा बस करो रेशम, मुझे ज़िद्दी लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। नहीं रेशम, मैं भला क्या छुपाऊंगी? उसने ठहर कर कहा। लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ। चुप करो रेशम, मैं जा रही हूँ। वो जैसे ही आगे बढ़ी, मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। तभी तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकती। क्या मतलब? उसके चेहरे पर बेशुमार बल पड़ चुके थे और मैंने उसी ही लम्हे एक कहकहा लगाया। मेरे दो दांत जो दाएं बाएं की तरफ निकल चुके थे, जो बारीक और पतले से थे, उन्हें देखकर वो ठटक गई। तुम भी इन्हीं में से हो? तभी ने हैरानगी से कहा। तुम भी एक बहरूपी हो? अगला जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। तबीर फटी फटी आंखों से मुझे देख रही थी। तबीर, तुम मुझे खुलकर बताओ, क्योंकि मैं तुम सब में से एक हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम्ही ने इंतशाल को कत्ल किया है। बकवास बंद करो, वो गुस्से से गिरजी। तबीर एक बहुत भयानक डायन थी और इंतशाल ने मरने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया था। मुझे इस वक्त होश से काम लेना था, तभी तो मैं तबीर को जेर कर सकता था। क्या बताया? तबीर उलझ कर रह गई। यही कि तुम बहुत बदसूरत हो और जहरीली चीज़ हो और इंसानों के दरमियान एक बहरूपे की शक्ल में रह रही हो।
सच तो ये भी है कि लेकिन असल किस्सा कुछ इस तरह से है। इंतशाल वही बूढ़ा था। अब तबीर पटरी पर आ गई और उसने हकायक बताने शुरू कर दिए। सच तो यह है कि इंतशाल वही बूढ़ा था जिसके 5 रूप हैं और वो इंसानों के बीच बहरूप की शक्ल में रह रहा था। अचानक एकदम उसको पता चला कि वो अनकरीब मरने वाला है, तो उसने एक नया धंधा शुरू कर दिया, क्योंकि उसको एक ऐसे लड़के की तलाश थी कि वो उसकी मौत को टाल सके। लेकिन उस लड़के को ढूंढने के लिए वो ऐसे शहर चला गया जहां लोग तोहम परस्ती के शिकार थे और अपने हाथ उसे आसानी से दिखा देते। और फिर कई जगहों पर उसने जदोजहद की और आखिरकार उसे इंतशाल मिल गया। लेकिन उसे मालूम था कि वह अब तुम्हें कैसे ज़हीर कर सकता है। उसने तुम्हें तुम्हारी मौत की झूठी कहानी सुनाई और तुम परेशान होकर चले गए। उसके बाद वह तुम्हारे काबू में आने लगा। यह भी उसकी एक सलाहियत थी। तुम बेहद डर गए। एक रात वो तुम्हारे फ्लैट तक आ गया। वो यहाँ तक बोली थी कि अचानक मेरे मुंह से निकला, उसे मुझे कैसे चुना। इस शहर में उसे हजारों बेवकूफ मिल सकते थे। तभी ने अपने होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट सजाई, क्योंकि उसने तुम्हें इसलिए चुना था कि तुम्हारे बाप का कुछ पता नहीं था और तुम ये नापाक काम आसानी से कर सकते थे। तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा करते हुए बदनामी से बचने के लिए सड़क पर डाल दिया था। मैंने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया, लेकिन फिर भी तुमने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। और फिर इंतशाल ने मुझे आखिरी स्टेशन पर भेज दिया कि मैं तुमसे मिलूं। मैं एक खौफनाक और बदनुमा डाइन हूँ और उसकी गुलाम थी और मैं इंतशाल के कब्जे में थी। लेकिन उसने मेरे बारे में तुम्हें बताकर खुद ही गलत किया। अब मैं पूरी असलियत उसे बता दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें चाहने लगी थी। उसने तुम्हें भी खून आसाम बना दिया। अफसोस मैं तुम्हें बचा ना सकी। फिर उसने तुम्हें मंत्रों के जेर असर एक भयानक चीज दी। अब अगर तुम 10 दिनों तक किसी नौजवान या हसीना का खून नहीं पियोगे और मुसलसल 10 दिन तक वो भयानक मंत्र पढ़ोगे, तो वो भयानक बुरा इंतशाल फिर से जिंदा हो जाएगा और तुम्हारी रूह उसके शरीर में चली जाएगी, लेकिन तुम मर जाओगे। और वो जिंदा। इसकी मौत मैंने वॉशरूम में की है। वो नौजवान के रूप में था और नहा रहा था। उसकी ताकतें कम होती जा रही थी क्योंकि उसकी उम्र तमाम होने वाली थी। तब मुझे अपने इल्म की बदौलत पता चला कि अगर मैं उसका सारा खून पी लूं तो मैं उसकी तमाम ताकतें हासिल कर सकती हूँ। लेकिन मैं जैसे ही वॉशरूम में गई, वो पहले से ही मर चुका था। लेकिन फिर भी मैंने एक उम्मीद पर उसकी शारग में अपने दांत गाड़ दिए, लेकिन वो टस से मस ना हुआ। मैं वहां से लौट आई और गुस्से में कमरे में बंद हो गई। उसने मरने से एक रात पहले तुम्हें भी एक खून पीने वाला प्याला दिया था। हाँ तबीर, अब मुझे खून पीने की तलब हो रही है। मैं क्या करूं? तुम वो मंत्र हरगिज ना पढ़ो, क्योंकि उससे इंतशाल फिर से जिंदा हो जाएगा और तुम इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे। उसे मेरी तरफ पुश की। मैं दबे कदमों के साथ बढ़ता हुआ चला गया और उसकी गर्दन के बाईं जानब अपने दोनों दांत काट दिए। अगले ही लम्हे उसको करंट सा लगा, लेकिन वो जूमने लगी। मैंने उसका लावा और गाढ़ा सा खून पिया। हम दोनों एक तरफ गिर गए और ये रात हम दोनों के दरमियान एक खून आशाम रात बनकर गुजरी, क्योंकि अगले ही लम्हे उसने मेरी गर्दन पर अपने दांत गाड़ दिए थे। और सारी रात कभी वो मेरा खून पीती और कभी मैं उसका खून पीता। उसने मुझे मंत्र नहीं पढ़ने दिया। सुबह सवेरे जब मेरी आंख खुली तो ये देखकर दंग रह गया कि मेरे जिस्म पर छोटे छोटे दाने निकल आए थे। तभी मेरे साथ ही बैठी हुई थी और मेरे बालों में खाद फेर रही थी। उसको देखकर मैं मुस्कुरा दिया। मेरे पास वक्त बहुत कम है रेशम। मैं मरने से पहले तुम पर कुछ हकीकतें वाजा करना चाहती हूँ। अब तुम पहली बार रेशम बन गए हो, क्योंकि रात भर मंत्र न पढ़ने की वजह से वो तमाम जादू भरा असर तुम और तुम्हारे जिस्म दोनों से वो नुकीले दांत गायब हो गए हैं। आज के बाद तुम्हें खून की तलब बिल्कुल नहीं होगी। तुम फिर से एक आम इंसान बन गए हो और मैंने अपनी जान की कुर्बानी ही तो देकर तुम्हें फिर से एक आम इंसान बनाया है। वो जब ये बातें बता रही थी तो मैं लंबे लंबे वो सांस ले रही थी। मैं सिर्फ हैरत से उसे सुन रहा था। रेशम, मेरी तरफ देखो। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि कल रात मैंने तुम्हारे साथ रात गुजारी। मैं एक जहरीली चुड़ैल थी, लेकिन मुझे सख्ती से ये बात मना की गई थी कि कभी भी किसी से, यानी किसी भी इंसान के साथ रात नहीं रहना। अगर ऐसा किया तो अगले दिन लावा बनकर बह जाऊंगी, यानी कि मर जाऊंगी। मुझे ये शर्त याद थी, लेकिन रेशम, मैंने अपनी जान की कुर्बानी देकर फिर से तुम्हें जिंदगी की तरफ माइल कर दिया है। मैं चंद सांसें और लूंगी और फिर शायद ना रहूं, क्योंकि मैंने ये कुर्बानी तुम पर जानबूझकर दी है। मुझे मालूम था कि अगर मैंने किसी भी आदमजात या किसी और इंसान हो या फिर ख़ास मैंने प्यार किया तो अगली सुबह तक मैं फना हो जाऊंगी। और मैं ये भूल भी नहीं गई थी, मुझे सब याद था। लेकिन रेशम, मुझे महसूस हुआ है कि तुम्हारी
सबको ज़रूरत है। मैं तो वैसे भी जी के क्या करती, लेकिन मैंने अपनी सारी ताकतें इस्तेमाल करके तुम्हारे खून वाली हिस्स तुमसे छीन ली। लेकिन अब और शायद मैं ना रहूं, तुम यहाँ से चले जाओ अपने घर में, अपनों में, जहाँ पर आज भी कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। और तुम मुझे एक भयानक सपना समझकर भूल जाना। तुम्हारी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं, और ना मुझे ये पता है कि तुम कब तक जी सकोगे या फिर कब तक तुम्हारी मौत होगी। वो हिचकियाँ लेती हुई ये सब बता रही थी और मेरी आंखों से आंसू की लड़ियाँ जा रही थी। अचानक उसकी गर्दन ढलक गई और वो मर गई। फिर उसका जिस्म लावा बनने लगा और बहने लगा, और कुछ देर में वहां पर एक ढांचा रह गया, और फिर एक धुआं सा उभरा और ढांचा गायब हो गया। मैं अभी सोचों से निकला ही था कि मेरे मोबाइल की टून बजने लगी। मैं ताबीर की सोचों से बाहर निकला। मैंने फ़ोन कॉल को ओके किया तो दूसरी तरफ अबीहा थी। अबीहा, कैसे याद किया यार। रेशम, कब वापस आ रहे हो? तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता। मैं बस वापस आ रहा हूँ और अभी ट्रेन के इंतज़ार में हूँ। मैं स्टेशन पर बैठा हूँ और ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा, इतनी जल्दी? 4 दिनों में वापसी, ये कैसे मुमकिन हुई? अबीहा, मेरे जहन पर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है, तभी तो मैं जल्दी आ रहा हूँ। बोस को ये खुशखबरी सुना दो। ओके। रेलगाड़ी का सफ़र कैसे थमा मुझे पता ही ना चला। जब मैं स्टेशन पर उतरा तो अबीहा और ऑफिस के दीगर स्टाफ ने मेरा बहुत दिलचस्पी से खैर मुकदम किया और मैं उनके हमरा उनके संग चला गया। कुछ दिनों में मुझे पता चला कि अबीहा मुझसे बेइंतहा प्यार करती है। उसने इजहार किया। अब क्या था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने और अबीहा ने शादी कर ली और पता ही ना चला कि 1 साल कैसे बीत गया और मेरे बच्चे की वो मां बन गई। जब मैं वार्ड में दाखिल हो गया तो मेरी निगाह मेरे बच्चे पर पड़ी और हैरत का एक शदीद झटका लगा। मुझे लगा उसके खदोखाल बिल्कुल ताबीर जैसे थे, और जब मैंने उसे गोद में उठाया तो उसने एक आह यानी कि खुशी के साथ अपना मुंह खोला और दोनों दांत काफ़ी नुकीले और चमकदार उसके दिखाई दिए। मेरे हाथों से मेरा बच्चा गिरते गिरते बचा। अबीहा की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, रेशम देखो कैसे मोजा हो गया। अस्पताल के तमाम डॉक्टर हैरान रह गए कि अल्लाह की तरफ से ये एक करिश्मा है कि बच्चे के पैदा होते ही उसके 2 अदद खूबसूरत दांत भी हैं। और मैं सोच रहा था कि फिर से एक नया बहरूपिया हमने वार्द किया है।